नमस्कार। कैंडिड कॉन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और मैं हर बार की तरह सर अभय दुबे सर से बात करने के लिए हाजिर हूं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे इस एपिसोड, इस धारावाहिक का जो पिछले एपिसोड का जो आखिरी सवाल था, मैं आज वहां से शुरू करना चाहता हूं। वो सवाल ये था कि एक प्रियांक खड़गे ने एक नई बहस शुरू की है, जो इसमें कर्नाटक के होम मिनिस्टर भी हो गए हैं। वो IT मिनिस्टर थे, अभी उनके पास होम मिनिस्ट्री मतलब होम डिपार्टमेंट आ गया है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है मोहन भागवत को, और उन्होंने 2 पेज के विस्तार से बातें लिखी हैं। और उन्होंने कहा कि भाई, आपका 100 साल हो गए, आप इतना बड़ा संगठन अपने को बताते हैं, आप कितने लोग कार्यकर्ता हैं, आप कुछ कुछ चीजों के बारे में जानकारी दीजिए कि आप कहाँ रजिस्टर्ड हैं, क्या डिटेल है, कहाँ से फंडिंग आ रही है, क्या पैसा आता है, क्या डोनेशन का डिटेल है, क्या आपके ऑफिस कौन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कहाँ उनको आप ऑथराइज करते हैं। ये एक उन्होंने चिट्ठी लिखी। कल थिसूर में उसका मोहन भागवत जी से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कुछ अजीब सा उसका जवाब दिया कि रजिस्टर्ड तो हिंदू धर्म भी नहीं है। इसका तो खैर कोई लॉजिक नहीं समझ में आया मुझे कि हिंदू धर्म क्या रजिस्टर्ड होगा। एक आप ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, NGO है, जो भी है। बाकी उन्होंने मतलब सब गोलमोल जवाब दिया। मेरा सर सवाल यह है कि मेरी जो लिमिटेड जानकारी है सर, मैं उस इतिहास को भी आपसे समझना चाहता हूं RSS के, कि जब गांधी की हत्या के बाद पटेल गृह मंत्री थे और RSS को बैन किया गया, तो कहते हैं कि RSS की तरफ से बहुत सारे नेगोशिएशंस हुए और वो सरदार पटेल से मिले। नेहरू ने कहा ठीक है, और उन्होंने अपना एक चिट्ठी में कमिट किया कि ठीक है, हम लोग जो है ऐसी कोई अपने राजनीतिक गतिविधियां नहीं करेंगे, हम तो सांस्कृतिक संस्था, हम लोग, हमारी गतिविधियां सांस्कृतिक होंगी। लेकिन आज सर सच यह है कि वो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा वटवृक्ष बन गया है, उनके ही विचारधारा की सत्ता है, ज्यादातर स्टेट्स में है, उनके ही लोग जो है वो शिक्षण संस्थानों से लेकर के न्यायपालिका तक में बैठाए जा रहे हैं। वो एक बड़ा वटवृक्ष है। क्या आपको लगता है कि ये जो बहस शुरू की है प्रियांक खड़गे ने, उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएं, और जब भी सत्ता में आए राहुल गांधी, उसको जो गलती नेहरू ने की कि इनकी प्रॉपर ठीक से जांच हो, जो इन्होंने अपने उद्देश्य बताए संस्था के, उसी तक इनको लिमिट किया जाए, इनकी बाकी गतिविधियों पर रोक लगाया जाए। मैं जरा RSS के इस पूरे प्रकरण को आपसे समझना चाहता हूं। देखिए, प्रियांक खड़गे ने जो किया है वो किसी बुद्धिजीवी द्वारा लगाया गया आरोप नहीं है। वो किसी सेकुलर या वामपंथी एक्टिविस्ट द्वारा लगाया गया आरोप नहीं है। वो RSS के कोई मतलब RSS को की आलोचना करने वाले व्यक्ति का लगाया गया आरोप नहीं है। वो कर्नाटक के गृह मंत्री द्वारा लिखी गई चिट्ठी है, इसको समझना चाहिए। वो बाकायदा संविधान की शपथ लेकर जो व्यक्ति कर्नाटक के गृह मंत्री पद के ऊपर काम कर रहा है, ये उसकी लिखी हुई चिट्ठी है। और उस चिट्ठी को मैंने ध्यान से पढ़ा है। वो चिट्ठी तथ्यों से भरपूर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी समर्थक, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पैरोकार उस चिट्ठी में लिखे गए तथ्यों से इनकार नहीं कर सकता, और उस चिट्ठी में जो मांग की गई है उस मांग से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। दरअसल प्रियांक खड़गे का ये पत्र तो इस देश में बहुत देर में आया है। इससे बहुत पहले इस तरह के पत्र RSS को लिखे जाने चाहिए थे और RSS के ऊपर कार्रवाई की। वो पत्र RSS के खिलाफ नहीं है। प्रियांक खड़गे के मन में क्या भावना थी ये हमें पता नहीं है, हम उनके मन में नहीं झांक सकते। हमारे पास कोई ऐसा माइक्रोस्कोप नहीं है इसके तहत हम देख सकें कि वो RSS के प्रति रंजिश थी उनके मन में, या साधारण किस्म की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा थी। वो पत्र अपने आप में बताता है कि वो पत्र देश के एक बहुत बड़े संगठन, जिसके बहुत सारे उप संगठन हैं, जो समाज और जीवन के हर क्षेत्र में काम कर रहा है, और जिसका इस देश के बारे में एक डिजाइन है, इस डिजाइन को वो घोषित रूप से कहता है कि हम ऐसा ऐसा देश बनाना चाहते हैं, ऐसा ऐसा समाज बनाना चाहते हैं। देश में विभिन्न समुदाय रहते हैं, हर समुदाय के बारे में उसकी अलग अलग राय है, और उस राय को वो बाकायदा लागू भी करता है। ऐसी बात भी नहीं केवल राय दे के रह जाता है। वो विश्वविद्यालय में सेमिनार रूम में बैठा हुआ राय नहीं दे रहा है, सेमिनार रूम में तो वो आता ही नहीं है। वो बाकायदा उसको लागू भी करता है अपने कार्यकर्ताओं की दम पर, अपने समर्थकों की दम पर, और अपनी राजनीतिक भुजा भारतीय जनता पार्टी की दम पर लागू भी करता है। तो वो कानून और संविधान की जो आवश्यकताएं हैं, प्रशासन की और गवर्नेंस की जो आवश्यकता है, गवर्नेबिलिटी की जो आवश्यकता है, उसकी कसौटी पर उसको कसा जाना चाहिए। अभी तक क्यों नहीं कसा गया? भाई, इस देश में RSS समर्थक सरकार तो अभी 12 साल से है, उससे पहले 6 साल और रही। 18 साल ही से RSS समर्थक सरकार रही दिल्ली में। उसके पहले तो RSS की आलोचक सरकारें ही रही हैं,
विरोधी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वो सरकारें नहीं है जो आरएसएस को कोई बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखती थी। तो वो उन सरकारों ने भी ये काम कभी नहीं किया। बातें जरूर चलती रही इस तरह की, लेकिन ये काम कभी नहीं हुआ। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कितना प्रभाव है, इसका आप अयोध्या का जो रामलला का मंदिर है आप उससे देख सकते हैं। उन्होंने तो कर्नाटक के सारे तथ्य दिए, अयोध्या वाला तथ्य उसके अंदर है नहीं। अयोध्या में एक मंदिर बनाया गया, उस मंदिर को बनवाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने योजनाबद्ध तरीके से देश में कम से कम 20 वर्ष तक आंदोलन किया। फिर उसमें एक ट्रस्ट है जो उस मंदिर की देखभाल करता है। वो ट्रस्ट इतना शक्तिशाली है कि कोई भी सरकार उस ट्रस्ट के कामकाज में हस्तक्षेप करने से परहेज करती है। योगी सरकार ने साफ कह दिया, उनके मंत्री ने, कि भाई हमको कोई मतलब नहीं है इससे, तो ट्रस्ट करता है, आप जानिए वो जानिए। तो आप सोचिए कि कितना उस मामले में वो ट्रस्ट जो है वो कितना सबसे परे, सबसे अलग और एक शक्तिशाली ट्रस्ट है। मतलब जो है वो सरकारों की सत्ता भी उसके ऊपर नहीं चलती। और उसके अंदर 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है उसके दान पात्र में। जो बात साबित हो चुकी है, कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुई, कोई किसी किस्म का कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी कतई। 200 करोड़ रुपए का घोटाला है। और जो मौजूदा ट्रस्टी वगैरह हैं, चंपत राय वगैरह, उनको ये बाकायदा मौका दिया जा रहा है कि वो धीरे धीरे करके वो 200 करोड़ रुपए किस्तों में वापस डाल दें दान पात्र में। हाँ, वही उनको सर हटाया नहीं जा रहा है। किसी भी जांच का पहला नियम है कि उसको हटा दीजिए चोर को, लेकिन वो चोर वही बैठा हुआ है। हाँ, चोरी बैठा हुआ है और चोर से कहा जा रहा है कि तुम पैसे ले आके उसमें डाल दो। ये उस टाइप की बात है कि कुछ अदालतें कहती नहीं, जिन्होंने बलात्कार किया है उनसे शादी करवा दो, इसकी उस किस्म की बात है। यानी जो बलात्कार पीड़िता है उसे बलात्कार करने वाले की शादी करवा दो, उस प्रकार की हरकत वहां पे हो रही है। और ये सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की देखरेख में हो रही है। हम सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश की शिक्षा व्यवस्था के बारे, शिक्षा का बंदोबस्त है, उसमें अंतिम लास्ट अथॉरिटी है। शिक्षा मंत्री उनकी मर्जी का होगा और उस शिक्षा मंत्री के जरिए वो सारे देश में हर शिक्षा संस्थान के ऊपर, शिक्षा और संस्कृति से जुड़ी हुई हर संस्था के ऊपर अपना आदमी बैठाएंगे, अपने तरीके से चलाएंगे। जितनी भी एकेडमियां हैं वो उनके हिसाब से उनको ग्रांट दी जाएगी, सब कुछ वो नहीं होगा। मतलब इतना शक्तिशाली संगठन है वो। और शिक्षा व्यवस्था की हालत यह है कि हिंदुस्तान में जो दर्जा 8 में पढ़ते हैं वो दर्जा 5 की किताब नहीं पढ़ पाते। जो दर्जा 8 में जो पहुंच गए हैं वो दर्जा 5 की किताब नहीं पढ़ पाते, दर्जा 5 की गणित नहीं लगा पाते। ये शिक्षा व्यवस्था की हालत है। शिक्षा व्यवस्था की हालत यह है कि सीबीएसई का इम्तिहान नहीं हो पाता, कोई भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का इम्तिहान नहीं हो पाता। पूरी शिक्षा व्यवस्था घोटाले में डूबी हुई है। और जितने भी ग्रेजुएट निकल के आ रहे हैं पिछले 15-20 साल से, उसमें ये मौजूदा 12 साल भी शामिल हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का 6 साल भी शामिल हैं, वो उनमें से 90% अनएम्प्लॉयबल हैं, यानी वो नौकरी पाने योग्य नहीं है। ये भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है, उसके नेतृत्व में हो रहा है ये। मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इज प्रिसाइडिंग ए डिजास्टर नॉन एज इंडियन एजुकेशन। ये हालत है जी। मैं खबर बता दूं, ऐसे संगठन से कोई ना कोई तो जवाबदेही कभी ना कभी करेगा। मैं तो केवल प्रियंक खरगे के पत्र में जो बातें नहीं लिखी हुई हैं वो जोड़ रहा हूं उसके अंदर। प्रियंक खरगे के पत्र में केवल यही नहीं है, ये भी होना चाहिए था। तो आप सोचिए इस बात पे कि ऐसे संगठन से कोई ना कोई तो जवाबदेही की मांग होगी, और उन्होंने गृह मंत्री के तौर पर इस जवाबदेही की मांग की है। ये रिकॉर्ड पे अब दर्ज हो गया है, इसको अब इसको रिकॉर्ड से मिटाया नहीं जा सकता है। और हो सकता है कि कर्नाटक विधानसभा में भी इसके ऊपर चर्चा हो, इसकी पूरी संभावना है, और वहां भी रिकॉर्ड पे ये दर्ज हो जाए। भाई क्यों, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी वाले ये आग्रह क्यों करेंगे, किस तर्क के आधार पर करेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कानून से ऊपर होना चाहिए, किसी भी किस्म की के प्रोटोकॉल या संहिता से ऊपर होना चाहिए। वो कह सकते हैं कि ये बहुत देशभक्त संगठन है, इसकी चिंता राष्ट्र निर्माण की चिंता है, उसको हम माने न माने हमारी मर्जी के ऊपर है। लेकिन जो देशभक्त हैं, जो राष्ट्र की चिंता करते हैं, वो कानून और किसी भी जो गवर्नेबिलिटी के जो प्रोटोकॉल होते हैं उनसे तो ऊपर नहीं जा सकता वो नहीं। हाँ, तो मैं कहना ये चाहता हूं कि प्रियंक खरगे ने जो किया है ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। मोहन भागवत उसका किसी तरह भी लपेटा लपाटी जो भी करें, भाई उन्होंने कहा कि ये हिंदू धर्म रजिस्टर्ड नहीं था,
तो उन्हें पता होना चाहिए कि इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया गया था, हिंदू धर्म पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। और उनके जो स्वघोषित हीरो हैं सरदार पटेल, उन्होंने जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रतिबंधित किया था गांधी जी की हत्या के बाद में, तो हिंदू धर्म को प्रतिबंधित नहीं किया गया था। नेहरू और पटेल के साथ में जो उनकी चिरौरी की गई थी संघ की तरफ से, वो हिंदू धर्म ने चिरौरी नहीं की थी, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने चिरौरी की थी। इसलिए ये जो बकवास वो कर रहे हैं ना कि हम हिंदू धर्म पे क्या कर रहे हैं, स्टर्ड है मतलब है, ये उनकी बकवास जो है वो किसी न किसी दिन उनके मुंह पर तमाचे की तरह पड़ेगी, वो बच नहीं सकते इससे। वो सोचते हैं अनंत काल तक उनकी इस देश में सत्ता बनी रहेगी, नहीं रहेगी सत्ता बनी हुई। एक दिन उनकी 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 जो राजनीतिक भुजा है, चुनाव लड़ती, केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा में फर्क क्या है, भाजपा चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है, संघ चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड नहीं है। बाकी चुनाव संघ लड़ता है और खुलकर कहता है कि हम चुनाव में भाग ले रहे हैं। कमाल हो गया भाई, तो झूठ बेहूदगी की हद है। खुलकर कहता है संघ कि हम इनके वोट दिलाने के लिए हम लोगों वोटरों के पास जा रहे हैं, पंच परिवर्तन कीजिए, षष्ठ परिवर्तन कीजिए, अष्ट परिवर्तन कीजिए, आप खूब चुनाव प्रक्रिया में भाग लीजिए। कौन कहता है मत भाग लीजिए, लेकिन आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, पाखंड किस बात का है भाई? जब आप चुनाव प्रक्रिया में साफ तौर पर भाग ले रहे हैं, कभी कभी आप भाजपा को समर्थन देने के प्रति अनमने भी हो जाते हैं, जिससे भाजपा को नुकसान उठाना पड़ता है। ये 1984 में भी हुआ था, अभी फिर पिछले चुनाव में भी उसकी झलक एक देखने को मिली छोटी सी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दरअसल सत्ताधारी संगठन है, वो सत्ता का बाकायदा उपभोग कर रहा है। केंद्र सरकार में और भाजपा की राज्य सरकारों के सभी मंत्रालयों में संघ द्वारा भेजे गए लोग ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के तौर पर सरकार के द्वारा दिए गए भत्तों और वेतन पर काम करते हैं। संघ के पास पिछले 12 साल के अंदर तमाम सारी बिल्डिंगें, इमारतें, परिसंपत्तियां इकट्ठा हो गई हैं, वो उसमें बहुत सी सरकार द्वारा अलॉट की गई हैं। सरकारी पैसे के ऊपर सब मक्खन मिश्री खाई जा रही है पूरी की पूरी हिंदुत्व की। मैं सर इसलिए कह रहा था कि जो आपने कहा ना कि अभी तक ये क्यों नहीं हो पाया, जो मुझे समझ में आता शायद अभी तक एक धारणा थी कि नहीं आरएसएस को या इन लोगों को थोड़ा टारगेट मत करो। इवन कांग्रेस के भीतर ऐसे लोग थे जो कहते थे नहीं इनको टारगेट मत करो, अपने वोट कटेंगे। शायद वो वोट कटने का डर था कि जो कि अभी तक इस टाइप की कार्रवाई या आरएसएस के ऊपर ऐसा हमला नहीं करता था। ज्ञानेश जी, वोट कटने का, आरएसएस को टारगेट करने से वोट कटने के डर की बात नहीं थी। वो तो मोदी के बाद आई है कि मोदी को अगर टारगेट करोगे, क्योंकि मोदी जनता में लोकप्रिय है, तो उसका नुकसान हो सकता है। ये बात भी गलत है अपने आप में, और सारी ये पार्टियां जानती हैं, नेता सब जानते हैं इस बात को। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी का इन लोगों ने खूब विरोध किया, जब चाहा कितना भी विरोध किया उसका। तो क्या उससे भारतीय जनता पार्टी के वोट बढ़ गए? उससे नहीं बढ़े। भारतीय जनता पार्टी के वोट तो पिछले 15 साल में निरंतर कम हुए। आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर खड़ी हुई है वहां तो नहीं है जहां 2019 के चुनाव में थी या 2014 के चुनाव में थी, उससे कम हुए। ये सारा का सारा प्रचार है कि इसका आलोचना करने से ये वोट कम होते, सब झूठ बात है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति बहुत लोगों में मुगालता था। असली बात यह है, नेहरू में भी मुगालता था, संघ में भी मुगालता था, गांधी जी भी मुगालता था। लोग इसके प्रोजेक्ट की गंभीरता और ये सब समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को शुरुआती दौर में बड़े हल्के में लिया। और जब भी उन्होंने ऐसे गंभीरतापूर्वक बारे में सोचा तो लगा इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। 3 बार प्रतिबंध लगा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रतिबंध लगा इसके ऊपर। उन्होंने इनको बहुत हल्के में लिया, उसका इन्होंने फायदा उठाया। ये एक इस तरह का कीड़ा है जो धीरे धीरे करके आराम से दीवार पर चढ़ता रहता है, जिसके असंख्य पैर हैं, और जो इधर उधर से तमाम वनस्पतियां खाके और जो चीजें हम लोगों को मिलनी चाहिए उसका भोजन करके धीरे धीरे दीवार पर चढ़ता रहता है। और ये दीवार पे अब चढ़ गया है, और इसके बारे में सफाई होनी चाहिए कि भाई इस कीड़े की प्रकृति क्या है। नहीं, मैं सिर्फ मानता हूं कि शायद इस खतरे को राहुल गांधी समझते हैं, और शायद वो उन्होंने हिम्मत दिखाई है पहली बार कि नाम लेकर के वो कहते हैं कि विचारधारा की लड़ाई है। और आप देखिए तो भाजपा के कोर में वो वही है, विचारधारा ही है, जो कि अगर लड़ना है आपको तो सबको विचारधारा पे ही लड़ना पड़ेगा। वो शायद वो खतरा राहुल गांधी समझते हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा है रीजनल पार्टीज को अपने इस मीटिंग इंडिया गठबंधन की कि आप लोग जिस टाइप की पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप लोग नहीं सर्वाइव कर पाएंगे इस सरकार में, इसको लड़ना पड़ेगा आपको वैचारिक रूप से। मैं इसलिए कह रहा हूं कि शायद चूंकि एक स्टेट के हैं प्रियंक खड़गे, तो वो अगर कुछ भी करेंगे मान लीजिए तो वो एक स्टेट में कर सकते हैं, कर्नाटक में कर सकते हैं।
लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे तभी कुछ हो सकता है ना कि सत्ता में आए राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन आए, तब उस पर व्यापक रूप से पूरे देश में इनकी जांच। जिन 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उनके गृह मंत्रियों को इसी तरह का नोटिस दे देना चाहिए, पहली बात। जिन राज्यों में कांग्रेस गठजोड़ पार्टनर के तौर पे है, वहां मुख्यमंत्री से बात करके कांग्रेस को चाहिए कि इस तरह के नोटिस सब जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दिलवाए। कम से कम 7-8 राज्यों में तो ये काम तुरंत किया जा सकता है। उसके बाद में जहां कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं है लेकिन क्षेत्रीय शक्तियों की सरकारें हैं वहां पर, जैसे कि विजय के यहाँ तो वह तो शामिल है, या जहां कहीं भी मौका मिले वहां पर, केरल में उनको जरूर नोटिस दिया जाना चाहिए सब जगह। मैं तो कहता हूं इसमें कम्युनिस्ट भी बहुत चूक गए भाई। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों की बहुत मुद्दतों तक सरकार रही, और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन दोनों भी शाखा लगाता था, उन दोनों भी अपनी गतिविधियां करता था। उन लोगों को ये पूछना चाहिए था कि आप बताइए इस बारे में। वो उन लोगों ने भी ये काम नहीं किया। इस लिहाज से देखा जाए तो प्रियंक खरगे ने ये एक तरह से पायनियरिंग टास्क लिया है उन्होंने अपने हाथ में, और वो नमूने के तौर पर सभी लोगों के पास जाएगा। सभी लोग इस पर आगे बढ़ के इसको वैसा कर सकते हैं जो प्रियंक खरगे ने किया है, उससे प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करने से सारी चीजें, देखिए अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक बहुत सत्ताधारी है, उसको आप कुछ कम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन सवाल तो उठा ही सकते हैं। और चीजें रिकॉर्ड पे दर्ज होनी चाहिए, विधानसभाओं के रिकॉर्ड पे दर्ज होनी चाहिए। लोकसभा में ये सवाल, कांग्रेस को लोकसभा में सवाल उठाने से कौन रोक सकता है? उसमें दर्ज होगा कि भाई कर्नाटक में ये सवाल, कर्नाटक के गृह मंत्री ने ये सवाल पूछा है, हिमाचल के गृह मंत्री ने सवाल पूछा है, केरल के गृह मंत्री ने सवाल पूछा है, तमिलनाडु के गृह मंत्री ने सवाल पूछा है, इतने राज्यों में ये सवाल पूछा गया है। इस सवाल का जवाब क्या है? इस सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए, और भारत के गृह मंत्री खड़े हुए बताएं हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रभक्ति पर, देशभक्ति पर, या उसकी जो भावना है उसकी पर कोई सवाल नहीं उठा रहे। हमारा कहना है कि इतना बड़ा संगठन, इतने बड़े संगठन के का कोई जवाबदेही का मैकेनिज्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सवाल है। नहीं सर, मुझे उम्मीद नहीं है कि किस संसद में इसका वो लिया जाएगा, क्योंकि आपको याद हो तो अगर ये खड़गे जी खड़े हुए थे जब धनखड़ जी उसमें सभापति थे उसके राज्यसभा के, तो उन्होंने जैसे आरएसएस बोला तो उन्होंने पहली बात उसको एक्सपंज किया, और आरएसएस पे खुद अपना एक प्रवचन दिया कितनी महान संस्था है, और हम लोग चूंकि वो लोग उनका कोई यहाँ पे व्यक्ति मौजूद नहीं होता। मेरा कहना है वो उनको करने दीजिए, बाकायदा इसको लिखित रूप से उनको देना चाहिए कि हम इसके ऊपर बात करना चाहते हैं, क्योंकि इतनी विधानसभाओं ने इसके ऊपर चर्चा की है। उससे पहले भूमिका बनानी पड़ेगी। इतनी विधानसभाओं ने चर्चा की है, इतने गृह मंत्रियों ने उनको पत्र लिखे हैं, ये सब चीजें करने, एक योजना बना के इसको करना चाहिए ताकि ये चीज रिकॉर्ड पे दर्ज हो। इनका जो छल प्रपंच है ना, उसकी पोल खुले, मतलब जो है ये तो उम्मीद है कि ये थोड़ा मुद्दा और जोर पकड़ेगा। मैं सर दूसरी दुनिया की बड़ी घटना पे आता हूं कि अब ऐसा लगता है कि ईरान और अमेरिका का युद्ध रुकने की तरफ बढ़ रहा है, समझौता हो गया है, शायद दस्तखत भी कर दिए गए हैं। मेरे दो सवाल है सर। पहला ये कि क्या अमेरिका का जो लक्ष्य था वो अमेरिका ने प्राप्त कर लिया है, खास करके डोनाल्ड ट्रंप का, कि जो अब वो चुनाव अभी उनके जो उसके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के चुनाव होते हैं अक्टूबर-नवंबर में, वहां जाने लायक उनका फेस सेविंग हो गई है। दूसरा, भारत को क्या कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि क्रूड ऑयल नीचे गिरा तो यहाँ पे जो है एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है, तो क्या हमें राहत की बात है या आपको लगता है कि ऐसे ही है, बस हमारे लिए ये आपदा में अवसर है मोदी जी कि फिर अपना सब बराबर कर लेंगे? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप से ईरान का जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, यानी एक जो समझदारी दोनों के बीच में बनी है, वो उस पर दोनों में डिजिटल साइन हो गए हैं, और अब बाकायदा ऐसा बताया जा रहा है कि जिनेवा में 19 तारीख को एक कार्यक्रम भी होगा, और उसके अंदर उसको दुनिया के सामने पेश किया जाएगा दोनों पक्षों की तरफ से। लेकिन वो सब दस्तावेज हम सब लोगों ने पढ़ लिया है, और सब लोग उसके दस्तावेज के बारे में जानते हैं, उसकी तरह तरह से समीक्षा हो रही है। वो दस्तावेज द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका की फौजी और राजनयिक पराजय का दस्तावेज है। इतनी बड़ी पराजय उनकी वियतनाम में भी नहीं हुई थी, इतनी बड़ी पराजय उनकी अफगानिस्तान में भी नहीं हुई थी, इतनी बड़ी पराजय उनकी इराक में भी नहीं हुई थी। वहां उनके पास कुछ कहने के लिए था, यहां इनके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है। प्रत्येक लक्ष्य जिसको लेकर युद्ध की शुरुआत की गई थी, वो लक्ष्य अमेरिका की पहुंच से न केवल बाहर है बल्कि उसका उल्टा हो चुका है। ईरान की जीत पक्की है, और वो पक्की जीत उस दस्तावेज में लिखी हुई है। वो दस्तावेज कहता है कि अमेरिका और मिडिल ईस्ट के, मध्य पूर्व के दूसरे देश हैं, 27 लाख करोड़ रुपए खर्च करके ईरान का
पुनर्निर्माण करेंगे, युद्ध में नष्ट हुआ है। आप सोचिए, वो दस्तावेज कहता है कि जो ईरान की 120 लाख करोड़ की जो संपत्तियां जब्त हैं, उन पर संपत्तियों को अमेरिका जो है ना फ्रीज है और वो उनको खोलेगा। वो दस्तावेज ये कहता है कि होर्मुज में से दोनों तरफ से नाकेबंदी हटा दी जाएगी और बाद में जो जहाजों की आवाजाही होगी वो ईरान के बंदोबस्त के तहत होगी। वो बंदोबस्त क्या होगा ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन ईरान के बंदोबस्त के अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईरान, ये लिखा है उसके अंदर। वो दस्तावेज ये कहता है कि ईरान के ऊपर जितने भी प्रतिबंध लगे हैं वो सारे के सारे प्रतिबंध हटाए जाएंगे। वो दस्तावेज कहता है कि ईरान मध्य पूर्व में जितने भी अमेरिकी फौजी उपस्थिति है, वो फौजी उपस्थिति अमेरिका धीरे धीरे करके खत्म करेगा। और यानी जो उस दस्तावेज के जो 13 सूत्र हैं, ये एक तरह से 14 सूत्र हैं। 14वां सूत्र ये है कि अगर ये सब बात पहले नहीं की गई तो अगले वो 60 दिन की वार्ता शुरू नहीं होगी जिसमें तय होगा कि जो न्यूक्लियर प्रश्न है, जो एटमी प्रश्न है, उसको कैसे हल किया जाए। ये सब बातें उसमें लिखी हुई हैं। आप कल्पना कीजिए, अमेरिका क्या ईरान को इतनी तरह की इजाजतें देने के लिए उसने युद्ध शुरू किया था? अमेरिका ने तो कुछ और सोच के युद्ध शुरू किया था। हम सब लोग जानते हैं उन बातों को, उनको दोहराने की जरूरत नहीं, समय खर्च होगा उसमें। तो मेरा कहना यह है कि यह एक संपूर्ण और निर्विवाद पराजय है जो कि अमेरिका की हो गई है, और अमेरिका ने उसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे दस्तखत करके उस पराजय को मान लिया है। चूंकि अमेरिका ने इतना एक तरफा किस्म का एमओयू करना स्वीकार कर लिया है ईरान से, इससे शक ये होता है कि जैसे ही 4 जुलाई जो अमेरिका का 250वां जन्मदिन है, अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस माना जाता है 4 जुलाई, 4 जुलाई के जिस दिन समारोह समाप्त होंगे, इसमें ट्रंप ने सारी दुनिया से लोगों को बुलाया है और वो बहुत बड़ी मेजबानी कर रहे हैं अमेरिका की। तो ट्रंप को डर था कि अमेरिका में दंगे वंगे ना शुरू हो जाएं इसी युद्ध के प्रश्न के ऊपर। तमाम महंगाई बढ़ रही है, तेल महंगा हो गया है, अंडे महंगे हो गए हैं, कॉफी महंगी हो गई है, सब चीजें, बर्गर। अमेरिका में माना जाता है कि कॉफी अंडे और बर्गर महंगे, और तेल जब महंगा हो जाता है तो अमेरिकी लोग नाराज हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं पे उनका जीवन आगे बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में वो 4 जुलाई निकल जाने के बाद में हो सकता है कि वो इस समझौते की बहुत सी बातों से पलट जाए, हो सकता है। और उनको पलटाने के लिए एक दूसरा एजेंट बैठा हुआ है, इसका नाम है इजराइल, नेतन्याहू। उसने कह दिया कि हम इस समझौते में शामिल नहीं है, हमें समझौते से हम बाध्य नहीं है, हम नहीं मानते इसको, हम इसमें पार्टी नहीं है, ये उन्होंने साफ कह दिया। यानी जिस दिन ट्रंप को चाहिए होगा कि मामले को भरभंड कर दें, उस दिन वो इजराइल को इशारा करेंगे और इजराइल दबा ईरान पे हमले शुरू कर देगा, ईरान को उसका जवाब देना पड़ेगा, और फिर अमेरिका कहेगा कि हम तो इजराइल के पक्ष में युद्ध लड़ रहे, फिर से वार शुरू हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि ये इसका हश्र ये होगा, क्योंकि अमेरिका ने अगर ये सब बातें मान ली और अमेरिका ने बाकायदा ईरान को सब दे दिया जो ईरान कह रहा है, तो उसके बाद अमेरिका की क्या इज्जत रहेगी दुनिया के पैमाने पे? खत्म हो जाएगा अमेरिका। मतलब हमें तो अभी भी, मुझे पूरी उम्मीद नहीं है कि युद्ध सच में रुकेगा। जैसा आपने कहा 4 जुलाई के बाद शायद 15 से 20 दिन बाद फिर शुरू हो जाए। एक मुद्दा सर और था, आज 16 तारीख है, 4 जुलाई में कितने दिन है? 20 दिन। हाँ, 17-18 दिन है 4 जुलाई। खैर एक सर मुद्दा और है, जो टीएमसी में जो टूट हुई है उसमें खैर अब 20 सांसद टूट करके गए और आज उस पर बिरला जी को डिसीजन लेना है, वो हमें पता है डिसीजन क्या होगा। लेकिन सर जो सबको चौंकाया कि वो जो पार्टी है, कोई रीजनल त्रिपुरा की पार्टी, वो एनसीपीआई ढूंढ के लाए, उसका सर आपको कुछ समझ में आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, कि उस दूसरे रास्ते से, चोर दरवाजे से क्यों घुसाया डायरेक्टली बीजेपी में, या इनको एक मोर्चे के रूप में ही वो मान्यता दे सकते थे और ये एक अलग दल बना करके बैठ जाते? इसका क्या रहस्य था सर? इनकम टैक्स की दुनिया में एक शब्द है, इसको कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस। आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट और आप सब मिलके जो है इस तरीके से अपना रिटर्न भरते हैं, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आप टैक्स बचाना चाहते हैं। इसी तरह राजनीति की दुनिया में एक शब्द है डिफेक्शन अवॉइडेंस। डिफेक्शन का आपके ऊपर इल्जाम ना लगे, उस कानून में आप पकड़े ना जाएं, इसलिए आप तरह तरह की तिकड़ में करते हैं। ये तिकड़ में की जाती है कि आप सदस्यता से इस्तीफा दे देते हैं, उसके कुछ दिन बाद आपको फिर से चुनाव लड़ा के सदस्य बना दिया जाता है।
केवल 5-6 महीने का बीच में अंतराल होता है, उसके बाद फिर ऐसा समझदारी होती है, फिर आपको टिकट देकर चुनाव लड़ा के पहुंचा दिया जाएगा वहां पर। यहां पर ये नया हथकंडा एक अपनाया गया है। नया हथकंडा बनाया गया, अज्ञात कुलशील पार्टी है, एक ना के बराबर वाली पार्टी, उस पार्टी में विलय कर गए हैं, और वो पार्टी कह देगी हम एनडीए को समर्थन देते हैं। तो एनडीए की सदस्य संख्या बढ़ जाएगी, और एनडीए की सदस्य संख्या बढ़े, उसमें भाजपा की सदस्य संख्या व्यक्तिगत रूप से नहीं बढ़ेगी अपनी पार्टी के तौर पर, लेकिन एनडीए की सदस्य संख्या बढ़ जाएगी। और इन लोगों का ऐसा मानना है कि वो कानून की पकड़ से बच जाएंगे। लेकिन इसमें भी विवाद है। जो विशेषज्ञों का मानना है, कोई जरूरी नहीं कि ये कानून की पकड़ से बचें, लेकिन जैसा कि आजकल है कि अदालतें भी तकरीबन उसी तरह सोचती हैं जिस तरह भाजपा सोचती है, जिस तरह एनडीए सोचता है, सरकार जिस तरह सोचती है। तो वो बहुत सारे मामलों में अदालतों का रुख वही होता है जो कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए फायदेमंद हो। तो वो हो सकता है कि वो अदालती जो विशेषज्ञ लोग सोच रहे हैं कि अदालती आंकड़े में लोगों को फंसा लेंगे और उनकी सदस्यता चली जाएगी, तो उनका सोच उस तरीके से कामयाब ना हो। तो ये एक तिकड़म है जो की गई है। नहीं, मैं से इसलिए पूछ रहा हूं कि डिफेक्शन का लॉ उनके ऊपर कहां लगता है? 30 में से 20 अगर सांसद जा रहा है तो 2/3 तो जा ही रहे हैं ना। मतलब वो तो एनीवेज उनको एक वो मिल जाएगा, लेजिटिमेट मोर्चा बना करके उनको मान्यता मिल जाएगी। डिफेक्शन कहां उनको फेस करना है? डिफेक्शन फेस नहीं करना है, ये बात सही है आपकी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाएं या बाहर रहे। देखिए बंगाल में वो ये भी तो देखना पड़ता है कि अभी वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी उनको स्वीकार कर ले, वो एक अलग सीन बनता है उसके अंदर। वो चुनाव जीते हैं टीएमसी से, तो बहुत अभी इसका ये तरीका अपनाया गया है। ये तरीका इस बात का सबूत है कि अभी टीएमसी की बंगाल की जनता में साख पूरी तरीके से गिरी नहीं है। ठीक है, उसका विधायक दल तोड़ दिया गया है, संसदीय दल तोड़ दिया गया है, ये सब तोड़ दिया गया है, लेकिन लोगों को जिन्होंने तोड़ा है और जिन्होंने अपने आप को तोड़वाया है, वो सब लोगों के दिमाग में एक ये भी सवाल है कि ये करने से कुल मिलाकर राजनीति के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो वो इसको भी देख रहे हैं, इसको भी परख रहे हैं। अभी बात पूरी तरह ऐसी खत्म नहीं हुई है कि ममता बनर्जी नष्ट हो गई है, उनके सांसद जहां भी चाहें वहां जाकर बैठ जाएं। तो टीएमसी का एक जनाधार है, और उस जनाधार में ये लोग निश्चित रूप से काफी अलोकप्रिय होंगे जो ऐसा कर रहे हैं। इसलिए इस बात को परखा जा रहा है, एक तरह से लिटमस टेस्ट किया जा रहा है कि ऐसा करने से उनकी अपनी राजनीति पे, आप देखिए ना, जैसे सयोनी घोष हैं, तो जब उनसे ये कहा गया, पत्रकारों ने पूछा सयोनी घोष से कि आप तो इतना ममता बनर्जी के साथ की बात करती थी, वो आपने क्या किया ये? तो उन्होंने जानते क्या जवाब दिया कि मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, मैं अपने क्षेत्र की जनता को जवाब दूंगी। इस जवाब में पढ़िए, ये जवाब अपने आप में बताता है कि इन सबके दिमाग में एक सवाल है कि उनके क्षेत्र की जनता जिसने उन्हें पिछला चुनाव जिताया था, वो भी उनसे एक सवाल पूछ सकती है। तो कहीं ना कहीं उन्हें उस मोर्चे के ऊपर भी जवाब देना पड़ सकता है। जी नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि आपने कहा कि ठीक है बहुत लोकप्रिय होंगे, लेकिन आप देखे तो पिछले कुछ दिनों में बिल्कुल जीना हराम कर रखा है वहां पे। सिर्फ तोड़ फोड़ नहीं, वहां पे अभिषेक बनर्जी को मारा गया, वहां पे कल्याण बनर्जी को मारा गया, उनकी महुआ मोइत्रा की प्लेन में होटिंग हुई, ममता बनर्जी की एयरपोर्ट पे होटिंग हो रही है, उनके खिलाफ गालियां बकी जा रही हैं, रेड मारी जा रही है। वो ऐसा लग रहा है कि रहने नहीं देंगे इन लोगों को, शायद कलकत्ता छोड़ना पड़ेगा इन लोगों को। ये सब लोग तो कार्यकर्ताओं द्वारा प्रबंधित कार्रवाइयां हैं, और जांच एजेंसियों द्वारा प्रबंधित कार्रवाइयां हैं। ये पावर के मैनेजमेंट का परिणाम है जो हो रहा है। चाहे मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा था कि मैं सवाल ये पूछ रहा था कि टीएमसी जो बात बात पे ममता बनर्जी धरना देने निकल जाती थी और एक बड़ी भीड़, एक भी उनका धरना प्रदर्शन उनके समर्थन में नहीं कर पा रहे हैं उनके समर्थक, कैसे हम ये माने कि लोग जो है इनके समर्थन बहुत ज्यादा निकल करके वोट दे देंगे या इनका बहुत विरोध होगा वहां पे? मैं इस बात को नहीं मानता हूं। मैं ये नहीं मानता हूं कि ममता बनर्जी को जो 40% के आसपास वोट मिले हैं वो सारे के सारे वोट उनसे डर के मारे लोगों ने दिए। ऐसा नहीं। क्या ऐसा है कि ममता बनर्जी को इतने वोट मिले हैं, 80 विधायक उनके जीते हैं, और जो जीते नहीं है बाकी सब जगहों पे भी वो दूसरे नंबर पर रही हैं। बाकी सब जगहों पे जहां बीजेपी जीती है ममता बनर्जी दूसरे नंबर पे है, एक दो सीटों को छोड़कर। तो क्या इतने ज्यादा वोट जो ममता बनर्जी को मिले हैं वो सारे के सारे वोट इसलिए मिले हैं कि ममता बनर्जी से लोग डरे हुए थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ममता बनर्जी का अभी भी वहां पर जनाधार है। जहां तक यह है कि वो धरना प्रदर्शन नहीं कर पा रही हैं,
तो उसकी वजह यह है कि धरना प्रदर्शन तभी हो पाता है जबकि आपको राज्य की संस्था उसकी इजाजत देती है। राज्य की संस्था अगर उसके लिए गुंजाइश देगी तभी आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, वरना आप कर ही नहीं सकते हैं। आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो नहीं कर सकते हैं आप उनको। जिन सरकारों के खिलाफ ममता बनर्जी सब करती थी धरना प्रदर्शन, उनका दमन भी बहुत होता था, उनके साथ मारपीट भी होती थी, खून खच्चड़ भी उनका हो चुका है। तो वो अभी इस वक्त बंगाल में जो हालत है, वहां पर अगर वो कहीं भी धरना प्रदर्शन करेंगी तो उनके ऊपर बाकायदा पुलिस की हिंसा नहीं होगी उतनी जितनी की बजरंग दलियों की और इन सबके बीजेपी की जो गुंडा वाहिनियां हैं उनकी उनके साथ हिंसा होगी। तो वो एक पीठ अपनी दीवार से लगा के एक लड़ाई लड़ रही है। अब देखिए वो लड़ाई किस मुकाम पे पहुंचती है। मुझे तो लगता यह है कि ये जो एक नामालूम सी पार्टी में इन लोगों ने अपने विलय करके जो एनडीए के साथ जुड़े हैं, इसके पीछे रणनीति यही है। रणनीति यही है कि पहले मामले को देखा जाए कि ये मामला कहां तक जाता है, कैसा जाता है, और जिन जगहों से वो जीत के आए हैं वहां पे इस बात का क्या असर पड़ता है। क्योंकि सब लोगों को विश्वास नहीं है जो लोग ये कर रहे हैं कि ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इस काम को। हाँ, ये हो मतलब सकता है है। कि ममता बनर्जी की जो लोकप्रियता है उसको ये मान लेना, उसको बिल्कुल खारिज कर देना कि वो बंगाल की सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता बन गई हैं अब 15-20 दिन के अंदर। ये हम लोगों की नादानी होगी अगर हम लोग इस तरीके से सोचते हैं। तो सर आज के लिए समय इतना ही था, आज का समय खत्म हो गया है और अगले हफ्ते हम लोग फिर से बात करेंगे। हमसे बात करने के लिए सर बहुत धन्यवाद और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।